छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि कोशिकांग है जो दोहरी भित्ति होता है, अर्थात जिसकी संरचना दोहरी भित्ति से मिलकर बनी होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम कह सकते हैं कि या कहें कि इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इन्होंने सन 1857 में इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाए जाने वाला एक दोहरी भित्ति युक्त कोशिकांग है, जिसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, खोज जो किया था वो एक फिजियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक अल्बर्ट वॉन कोलिकर। ये एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इन्होंने सन 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्वप्रथम बतलाया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। मतलब दूसरा नाम क्या हुआ? पहला नाम तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बायोप्लास्ट नाम दिया। एक बात तो बता दें कि अल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 ने केवल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, नाम नहीं दिया था। उसके बाद रिचर्ड अल्टमैन, ये 1886 इसमें 1886 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। और इसके जस्ट बाद कार्ल वेंडा जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल वेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले बायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता था। एक और वैज्ञानिक हुए फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक थे। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन किया और 1882 मतलब इनसे पहले 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को फीलिया नाम दिया। क्या नाम दिया? फीलिया नाम दिया। मतलब फीलिया, बायोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम एक ही चीज चला है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर उसे नाम दिया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नामों से, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की टर्मिनोलॉजी जो है वो कितने प्रकार से है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं हम सिंपली तौर पे? प्लास्टोसोम कहते हैं, प्लास्टोसोम कहते हैं, या इसी को अगले शब्दों में कह सकते हैं कि प्लाज्मोसोम भी कहा जाता है। प्लाज्मोसोम भी कहते हैं इसी को, माइटोकॉन्ड्रिया को प्लाज्मोसोम भी कहते हैं। साथ ही में इसे क्या कहते हैं? बर्मीकुलस भी कहते हैं, बर्मीक्यूल्स नाम भी है इसी का। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? बर्मीक्यूल्स भी कहते हैं। बायोप्लास्ट हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसके साथ ही तथा करके हम लिख देते हैं कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टोसोम, प्लाज्मोसोम, बर्मीक्यूल्स, बायोप्लास्ट या कॉन्ड्रियोसोम, इतने नामों से अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस
भी कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इसमें पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और F1 पार्टिकल्स में क्या होता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है, तो वायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित की जाती है। क्या की जाती है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित की जाती है। इसलिए क्या होता है, संचित की जाती है, साथ में उसका परिवहन किया जाता है, और कह सकते हैं उसका भंडारण, मतलब भंडारण होता है, परिवहन होता है और संश्लेषण, तीनों ही कार्य कहाँ होते हैं? पावर हाउस में होते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का संश्लेषण होता है, उसका परिवहन भी होता है, उसका भंडारण भी होता है, तीनों कार्य एक साथ होते हैं। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगर बात करें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी, अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया धागेनुमा दिखती है। कैसे दिखती है? धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखती है? धागेनुमा संरचना दिखती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यदि हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी दिखेगी? धागेनुमा दिखेगी। ठीक है, या कैसी होती है? धागेनुमा होती है, दोहरी भित्ति युक्त होती है, जिसमें क्या होता है, अगर इसमें की बात करें तो इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह धागेनुमा दिखाई देता है, दोहरी भित्ति युक्त होता है, जो डीएनए, आरएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम से मिलकर बना होता है। इसमें कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र से, मतलब कह सकते हैं कि क्रेब्स चक्र से संबंधित, मतलब क्रेब्स चक्र में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्रेब्स चक्र से संबंधित सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रेब्स चक्र से संबंधित सभी प्रकार के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसलिए क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के हम जब संरचना पढ़ेंगे तो संरचना में देखेंगे कि F1 कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। हम जब संरचना पढ़ेंगे तो F1 कण या F1 पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से पार्टिकल हैं। तो F1 जो पार्टिकल होते हैं, जिनको हम दूसरे शब्दों में ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि साइटोक्रोम श्रृंखला होती है, जिससे होके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रमशः गुजरते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में जल तथा ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही F1 कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात ETS की क्रिया होती है। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब हम श्वसन पढ़ेंगे अलग से, तो श्वसन में हम ETS के बारे में जानेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानेंगे, और साथ ही में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र, इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी प्रकार के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और साथ ही में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण में अर्थात ऑक्सीसोम में होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमने कहा कि सामान्यतः जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिकाओं में उपापचयी कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। उपापचयी कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें
एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक क्रियाएं दोनों क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। और उपापचय क्रियाएं जिन कोशिकाओं में होंगी उन्हें उपापचय कोशिका कहते हैं। तो उपापचय कोशिका करने वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है उपापचय कोशिकाओं में। इसके बाद कुछ इससे जुड़ी कुछ तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो तथ्य देखें कि कहा जाता है कि सामान्य तौर पर यकृत कोशिकाओं में, जो यकृत कोशिकाएं होती है, हमारी जो लीवर कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से 1600 तक होती है। किसमें? यकृत कोशिका में। यकृत कोशिका, यकृत कोशिका में कितनी हुई? 500 से 1600 तक। ठीक है, ये पहला तथ्य बताया गया, अक्सर परीक्षा पूछते हैं। इसके बाद दूसरा बताया गया इसमें एक कैयोस की कोशिकाएं होती हैं। कैयोस, तो कैयोस में ये 50,000 तक होती है। कितनी होती है? 50,000 तक होती है। इसके बाद तीसरा बताया गया है कि सी आर्चिन, सी आर्चिन ये भी एक जंतु है। तो सी आर्चिन के अंडे, अगर अंडे की बात करें, सी आर्चिन के एग, तो एग में इनकी संख्या कितनी होती है? 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक होती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं कि यकृत कोशिकाओं की बात करते हैं तो यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से 1600 तक होती है, जबकि कैयोस की कोशिकाओं में यह 50,000 तक होती है, और सी आर्चिन के अंडों में 1,40,000 से 1,50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। इसके बाद रैकन नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक हुए रैकन, क्या हुए? रैकन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967, ज्यादा पुराना नहीं है, रैकन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1967 में माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कणों, इसके बारे में F1 कण को थोड़ा सा ध्यान देंगे जब चित्र पढ़ाएंगे, तो F1 कणों इन्होंने बताया, रैकन नामक वैज्ञानिक ने सन 1967 में बताया माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 कण पाए जाते हैं उसमें एटीपी सिंथेटेज जिसे कहते हैं एटी फेज। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज मतलब एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? रैकन ने बतलाया कि रैकन ने 1967 में बतलाया कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले F1 कणों में एटीपी का संश्लेषण करने वाले एंजाइम अर्थात एटीफेज पाया जाता है, जो ऑक्सीडेशन एवं फास्फोरिलेशन की क्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? जो ऑक्सीडेशन एवं फास्फोरिलेशन की क्रिया में भाग लेता है। किसे भाग लेता है? ऑक्सीडेशन एवं फास्फोरिलेशन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ तथ्य थे जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो बायोप्लास्ट दिया हुआ तो बायोप्लास्ट, फिलिया दिया हुआ तो फिलिया, या कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टोसोम, को जो भी दिया हो आपको वो जानकारी चाहिए, आप उस पर टिक लगा सकें। आप बता सकते हैं कि यकृत कोशिका में कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 500 से 1600 होती है। कैयोस में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो आप बता सकते हैं 50,000 होती है। उसी प्रकार सी आर्चिन के अंडों में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 1,40,000 से 1,50,000 तक होती है। F1 मतलब कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की F1 कणों में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं एटीपी सिंथेटेज नामक एंजाइम पा सकते हैं। तो ऐसे इससे कह सकते हैं कि इससे वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को सबमिट किया गया है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व प्राप्त होता रहे और लगातार आपकी स्टडी बनी रहे। धन्यवाद।